तो उस समय सर हम आपको ले चलते हैं गुलामी के दिनों में, तो उस समय स्थापित हुआ, क्या कठिनाइयाँ आई होंगी? देखिए, ऐसा था कि जो गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोयंदका थे जी, गीता बहुत पढ़ते थे जी, और गीता से उनको बड़ा लाभ मिला और उनको लगा कि इस जो मिशनरी का प्रचार और ईसाइयत का प्रचार उसमें बहुत तेजी से था जी, तो उन्होंने सोचा कि इसको परास्त करने के लिए गीता का प्रचार होना चाहिए। गीता पहले उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना के पहले छपवाया जी, 5000 गीता छपवाई और चाहते थे कि शुद्ध गीता छपे जी, तो मशीन रोक रोक के लोग गीता छप के शुद्ध कराते थे। बाद में जब छपी तो कुछ अशुद्धियाँ रह गई तो जो प्रेस वाले थे उन्होंने कहा भाई इतना शुद्ध छापना हो तो आप अपना प्रेस खोल लीजिए। सत्संग करते थे, उन्होंने लोगों से कहा भाई एक अपना प्रेस खोलना है। तो उस समय यहाँ 2 लोग थे, घनश्याम दास जालान थे तो और एक हनुमान प्रसाद गोयनका थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर गोरखपुर में प्रेस खोले तो संभाल हम कर देंगे। बस गोरखपुर में प्रेस की स्थापना के बाद फाइनल हो गई। 10 रुपये महीने का एक किराए का मकान लिया गया और मशीन भी जो मंगाई गई उसके लिए वो विदेश से ही मंगाई गई। हम मशीन भी नहीं यूएसए और विदेश से मंगाई गई मशीन और छपाई काम शुरू हुआ और वो तारीख थी 23 अप्रैल और सन था 1923। 10 रुपये महीने के मकान से उनकी सोच थी कि अगर भगवान का काम करने जा रहे हैं, अगर नहीं विस्तार होगा तो हम बंद कर देंगे। इसलिए छोटे से काम शुरू किए। उसके बाद काम बढ़ता गया 1926 में जिस कैंपस में आप बैठे हैं वहाँ 10,000 रुपये का एक बना मकान लिया गया। उस समय तो काम के हिसाब से मकान बड़ा था और लेकिन बाद में ये काम गीता प्रेस का इतना बढ़ता गया कि वो भी स्थान छोटा हो गया और बीच में फिर इस ज़मीन को बढ़ाया गया, लिया गया और आज 2 लाख वर्ग फीट में ये कैंपस हमारा है जिसमें कि आप बैठे हुए, जिसको आप देख के आ रहे हैं। इस समय हम 15 भाषाओं में छाप रहे हैं, 1800 तरह की पुस्तकें छाप रहे हैं। किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं, न सरकारी तौर पर न गैर सरकारी तौर पर। और पुस्तकों का जो मूल्य होता है वो लागत मूल्य से हम लोग कम रखते हैं। किसी से मतलब कि इसके लिए आर्थिक सहयोग नहीं लेकर के अपने संसाधन कर लिए हैं, जिसके कारण से हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर अपना काम कर पा रहे हैं। जहाँ तक रही कठिनाइयों की बात, तो कठिनाइयाँ तो अंग्रेज़ों का समय था, पेपर हमको मिलता था, लेकिन दिक्कतें तो किसी चीज़ को करने में तब आती हैं जो अपना व्यवसाय हो। ये भगवान का काम था इसलिए कभी दिक्कत कोई आई नहीं। 35-36 वर्षों से मैं भी हूँ, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई जो लगे कि ये कोई भी सॉल्व नहीं हो पा रही है। सर गोरखपुर को ही क्यों चुना गया होगा, कुछ इसके मैंने बताया ना कि ये जो है जब ये उन्होंने कहा कि भाई अपना एक प्रेस होना चाहिए तो यहाँ घनश्याम दास जी जालान थे। अच्छा। तो घनश्याम दास जी जालान ने कहा कि गोरखपुर में अगर कोई प्रेस खुलेगा तो संभाल मैं कर दूंगा। तो बस इस बात पर निर्णय हुआ, संभाल करने वाले मिल गए, इसलिए प्रेस की स्थापना गोरखपुर में हो। जी। आज कितने वर्कर होंगे कुल? लगभग 450 लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं इस समय। वह मशीन जो 1923 के बाद आई होगी और आज मैंने देखा जापान की, कितने देशों की मशीनें आज हैं? अब देखिए हमारे पास इटली की मशीन है, जापान की मशीन है, जर्मनी की मशीन है, भारत की मशीन तो है ही है। जहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनें मिलती हैं वहाँ से हम लोग आयात करते हैं। चाइना बड़ा सस्ती मशीनें देता है वो। नहीं, चाइना सस्ती से हम लोग कोई समझौता नहीं करते, क्वालिटी से हम लोग समझौता नहीं करते हैं। हाँ। मतलब चाइना नहीं है यहाँ? नहीं, चाइना नहीं है और आगे भी विचार चाइना को लाने का नहीं है। चलिए, एक बात छन करके आई कि हमने जापान से मंगाया, इटली से मंगाया, अन्य देशों से मंगाया, लेकिन चाइनीज जिसने आज पूरे देश को तबाह कर दिया है, गीता प्रेस ने उसका सहारा नहीं लिया। स्वदेशी आगे भी लेने का विचार नहीं। जिस देशों से हमारा अच्छा संबंध ना हो उस देश से मशीन मंगा के हम उसको क्यों प्रमोट करेंगे? हाँ जी। जिस तरह से भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, इसके उन्मूलन के प्रति भी आप लोग लेखन के कार्य से गीता प्रेस की तमाम पुस्तकें और जो धार्मिक मान्यताओं का पोषण करती हैं, ऐसे आप लोग लगातार यह कर रहे हैं। इंटरनेट के युग में
जैसे अब किस पुस्तकें लोग कम पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने वाले थे अब धीरे 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 उनका अवसान हो रहा है। नया जनरेशन आगे कंप्यूटर होगा और क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं हर बच्चे के सामने कंप्यूटर होगा। ऐसे में इसकी प्रासंगिकता किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग भी उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जी। हमारी अपनी वेबसाइट है और हम अपने वेबसाइट पर 100 से अधिक पुस्तकें अपलोड कर चुके हैं लोगों को फ्री पढ़ने के लिए। हाँ, बल्कि कुछ लोगों का सुझाव आया कि जब आप फ्री पढ़ने के लिए अपलोड कर रहे हैं तो आपकी पुस्तकें बिकेंगी कैसे? ये हुआ अपनी पुस्तक बेचना न बेचना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि हर वर्ग का जो पाठक है वो हमसे जुड़ जाए। तो फ्री अपलोड करने के लिए हम लोगों ने और भी पुस्तकें उस पर भी डालने की योजना है, जैसे युवा पाठक भी उसको अपने किसी भी मतलब टेक्निकल अपने साधन पर, मोबाइल पर या लैपटॉप पर उसको पढ़ सकता है, देख सकता है। सर, प्रकल्प कितने चलते हैं गीता प्रेस के माध्यम से? देखिए, एक तो मुख्य प्रकल्प हमारा गीता प्रेस का है, इसके बाद वस्त्र विभाग है जिसकी 3 दुकानें हैं, एक गोरखपुर में है, एक कानपुर में है, एक ऋषिकेश में है। यहाँ से कपड़े एक उचित मूल्य पर मिलते हैं और उससे जो आमदनी होती है उससे गीता प्रेस की पुस्तक को सस्ती बेचने में लगाते हैं। इसके बाद आयुर्वेद की हमारी औषधियाँ बनती हैं। कपड़ों पर ही थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा। जी। कपड़े जैसे किस तरह से, कहाँ तैयार होते हैं, कैसे क्रय करते हैं? नहीं, देखिए, कपड़े तो हम लोग डायरेक्ट मिल से मंगाते हैं और उसमें एक सावधानी ये ज़रूर है कि हम प्योर सिल्क की चीज़ नहीं रखते, जिसमें हिंसा वाली चीज़ है, ऐसी चीज़ हमारे यहाँ नहीं बिकती हैं। सिल्क और हिंसा, हाँ, मतलब 2 शब्द आए हैं, क्या है? सिल्क जो है, सिल्क जो बनती है वो कहते हैं कि कीड़े पाले जाते हैं शहतूत के पेड़ों पर और उससे सिल्क बनता है, तो वो सिल्क हम लोग अपने यहाँ नहीं रखते हैं, बेचने के लिए उपलब्ध नहीं है। अहिंसक चीज़ें ही हमारे यहाँ मिलती हैं। फिर एक चीज़, शहद आप बेचते हैं और अगर देखा जाए कीड़ों से रेशम बनता है, रेशम से कपड़े बनते हैं और उन कपड़ों से आप परहेज करते हैं। जी। शहद, मधुमक्खियाँ पराग चूस करके आती हैं, ऐसे उसमें से चूस करके फिर उनके अंडे बच्चे और उसमें से निकाल करके शहद ऐसे होता है। इसको किस दिशा में कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, ऐसे प्रश्न आपकी बात से आया है। जैसे कि पहले जो परंपराएं थी वो छत्ता ही खींच लेते थे और छत्ता खींच करके उसको फिर वो जो शहद होता था वो मांसाहारी हो जाता था। मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं, हमारे पिताजी ने हम लोगों को शहद खाने के लिए उस समय मना किया था कि शहद अपने बहुत, अगर जीवन रक्षक चीज़ है, अगर जीवन बचाने का उद्देश्य ना हो तब तक शहद का प्रयोग ना करो। लेकिन अब वो टेक्निक ख़त्म हो गई है। अब जो छत्ते लगते हैं उसमें से जो शहद निकाले जाते हैं उसमें हिंसा नहीं हो पाती है, तमाम टेक्निक आ गई हैं, लोग मधुमक्खी को पालने लगे हैं घर में, तो इसलिए अब शहद जो पहले मांसाहारी होता था मांसाहारी नहीं रहा। तो विशेष रूप से सूती कपड़ों पर आप लोग खादी, सूती भी है, टेरिकॉट भी है, वो भी है हमारे पास, ऊनी कपड़े हैं सारे, मतलब रेशमी छोड़ करके। रेशम का कपड़ा जिसमें हिंसा है उसको छोड़ के काम होता है। चलिए, एक वस्त्र का हो गया जी, दूसरे इसके बाद आयुर्वेद की दवाएं हमारे यहाँ ऋषिकेश में, जो अब तो पहले ऋषिकेश में बनती थी, अब वहाँ सिडकुल है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है हरिद्वार में, वहाँ आयुर्वेद की हमारी दवाएं बनती हैं। तो उसमें आयुर्वेद की दवाओं में हमारे पास वो जो अवलेह है ये भी बनता है, जैसे च्यवनप्राश वगैरह भी बनता है और कुछ तेल भी बनते हैं हमारे यहाँ से, जैसे ये आंवले का तेल है या भृंगराज है, इस तरह का तेल भी बनता है। और फिर चूर्ण भी है, लवण भास्कर चूर्ण है, या इस सब तरह के चूर्ण हैं, तो चूर्ण भी हमारे यहाँ से बनते हैं और कुछ टैबलेट फॉर्म में भी बनते हैं। तमाम तरह की दवाएं हमारे यहाँ बनती हैं और हम वहाँ से गोमूत्र का भी रखते हैं, एलोवेरा का, हाँ, एलोवेरा भी रखते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हमारे यहाँ आयुर्वेद की हैं। गोमूत्र वाला कहाँ से मंगाते हैं उसको? गंगा, वहीं ऋषिकेश से ही हमारा सारा चीज़ हमारा। किस प्रजाति की गायों का गोमूत्र? अब ये तो आयुर्वेद का विभाग वहाँ ऋषिकेश में ही है, तो वहाँ से आता है, इसलिए उसकी जानकारी तो त्रिपाठी जी से मैं बताना चाहूँगा, वहाँ बद्री गाय है। बद्री गाय छोटी छोटी सींगें, छोटे छोटे पैर, और वह जड़ी बूटियाँ खाती है, पहाड़ पर चरती है, इसलिए उत्तराखंड में तो विशेष रूप से बद्री गाय का, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों का भी भंडार है, इसलिए आयुर्वेद की औषधियों में जो जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है उत्तराखंड में हमको असली जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं, इसी कारण से उसकी फैक्ट्री उत्तराखंड में ही। तो हमें लग रहा है कि गोमूत्र भी बद्री गाय का अगर वहीं से आ रहा है। हाँ,
तो उसको कैसे कैसे जैसे कुछ है आपके पास, जैसे आधा लीटर का, 1 लीटर का, क्या है? हाँ, बोतल में रखे हुए हैं हमारे यहाँ सामने दुकान है, वही लोग बताएंगे। उसमें हाँ, कुछ आपको संज्ञान है? नहीं, हम किताब देखते हैं। अच्छा, चलिए, दो चीज़ें हैं। अब हमारे दर्शक, सम्मानित दर्शक जो तमाम देशों में हैं, वो यह भी जानना चाहेंगे कि त्रिपाठी जी ने गोमूत्र के बारे में बताया, एक प्रकल्प यह भी है आयुर्वेद का। क्या गोमूत्र पान आप भी करते हैं, किया है कुछ? हम तो नहीं, गोमूत्र पान नहीं किए हैं अभी तक, और न तो किए हैं। चलिए दोस्तों, त्रिपाठी जी बहुत अच्छे हैं, रियली आपके प्रति मेरा और भी अच्छा भाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि आपने सीधे सीधे स्वीकार किया। मैं तो लेता हूँ भैया, और मैं बताऊँगा उसके बारे में, और उसके गुण के बारे में, और क्या असर हुआ उसको मैं पीते हुए दिखाऊंगा। हमारे वरिष्ठ साथी जो डॉक्टर कमल टावरी साहब हैं, वह लगातार लेते हैं, गोमूत्र पान करते हैं, इसके बारे में प्रेरित भी करते हैं और बताते हैं। एक बार गोबर स्नान भी उन्होंने किया था, एक वीडियो है हमारे पास, उसको भी मैं डालूंगा। तो यह है गीता प्रेस, आज पूरे विश्व का मानक बना हुआ है, सबसे सस्ती पुस्तकें और हर जगह सुलभ हैं। अब देखिए, ये चीज़ें हम लोग अपने मुंह से नहीं कह सकते। हाँ, अपने मुंह से गीता प्रेस की प्रशंसा, हाँ ये ज़रूर है कि जब लोग कहते हैं तो ये ज़रूर लगता है कि हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं, और अगर कहीं से आलोचना आती है तो हम लोग को सुधरने का मौका होता है। तो इसलिए प्रशंसा के बजाय अगर कुछ ऐसी कमी हमारी अगर समझ में आए तो हम लोग उसको सुधार करने की चेष्टा ज़्यादा करते हैं और करेंगे। इसके अलावा हमारा एक आयुर्वेद का और प्रकल्प है जो हमारे कई जगहों पर, जैसे यहाँ भी है, चूरू में है, सूरत में है, ऋषिकेश में है, कलकत्ता में है। वो ऐसा है कि जहाँ हमारे वैद्य बैठते हैं और निःशुल्क परामर्श देते हैं और निःशुल्क औषधि देते हैं आयुर्वेद की। हाँ, निःशुल्क देते हैं। क्या मतलब, जैसे जो देना चाहे कुछ तो ऐसा होगा कि अगर वो देना, कुछ नहीं, वो लेंगे ही नहीं कुछ भी, ना तो परामर्श शुल्क कोई है हमारे यहाँ, और ना तो औषधि का कोई मूल्य है। और जो औषधियाँ हमारे आयुर्वेद की मतलब उसमें नहीं बनती हैं औषधालय में, वो औषधियाँ आवश्यकता अनुसार हम दूसरी जगह के आयुर्वेद के औषधालयों से मंगवाते हैं, अपने यहाँ रखते हैं उनको और देते हैं रोगियों को। ये कार्यक्रम सन 1932 से चल रहा है। जी, यह है लोक कल्याण की भावना से प्रस्फुटित होकर के कुछ संत सदृश से लोगों ने इसकी शुरुआत की, और वह आज भी बदस्तूर चल रहा है, और 100 साल होने जा रहे हैं। जी, लोग लगभग हो जाएंगे। 2023 में 100 साल हो जाएंगे। 100 साल का एक लंबा कालखंड। आइए, ऐसे जो लोग भी कर रहे हैं हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और ऐसे प्रकल्प जहाँ भी हो सकेगा हम भी कुछ शुरू करेंगे। आइए, देसी मिजाज, देसी लोग, देसी अंदाज और देसी जो अपना पर्यावरण है और देसी मिजाज, इस सब के साथ हम देश को उन्नति और परम वैभव की तरफ ले जाएंगे। यह काम केवल पॉलिटिशियन और संत और फलाना ढिकाना इन सब का नहीं है, यह तो काम देश के प्रत्येक सच्चे नागरिक का है, और यह है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, जिसे अगर हिंदी में कहेंगे तो यह हमारे नागरिक कर्तव्य। कल्याण भी एक हमारा प्रकाशित होता है मंथली। जी हाँ। और 95 वर्ष तक के विशेष अंक प्रकाशित हो गए। अगला अंक कृपानुभूति अंक है जो 96वां अंक होगा 2022 का। कल्याण के विषय में ऐसा हुआ था कि भाई जी इसके आज संपादक थे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, और बड़े अच्छे अच्छे लेख निकलते थे। हिंदू संस्कृति अंक निकला था तो उसकी बड़ी मांग थी। ये घटना है सन 1946 की। मदन मोहन मालवीय जी का शरीर शांत हुआ था, तो कल्याण के 12 अंक निकलते हैं। तो उस वर्ष भाई जी ने 13वां अंक मदन मोहन मालवीय अंक निकाला। तो उस मदन मोहन मालवीय अंक में उन्होंने नोआ खाली का पूरा विवरण उन्होंने प्रकाशित कर दिया। अंग्रेजों ने उसको प्रकाशित होने के बाद भी डिस्पैच नहीं होने दिया, उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि ये अंक डिस्पैच अगर होता है तो गीता प्रेस के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सारी चीज़ हुई और वो अंक डिस्पैच नहीं किया गया, उस अंक को डिस्पैच कर मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये घटना 1946 की है। कल्याण के साथ ऐसी घटना घटी है। मतलब नेशनल मूवमेंट में भी इसका योगदान किसी न किसी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। हिंदू संस्कृति अंक हमारा देखें तो उन दिनों में जो भी अगर कोई अमेंडमेंट होते थे बनते थे, और इसके बाद में बहुत कुछ मतलब भारतवर्ष के भविष्य के विषय में बहुत सारे लेख निकलते थे। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम के मतलब सेनानियों में आप मान के चलें कि भाई जी का नाम था एक तरह से। हाँ, यहाँ आते भी थे लोग। हाँ, यहाँ आते भी थे लोग, मिलते जुलते थे।
और बहुत बड़ा काम, प्रेरणा का बहुत बड़ा काम किया है गीता प्रेस ने उस समय भारतवर्ष के आज़ाद होने में। किताबों से जिस तरह से हमारी दूरियां बढ़ रही हैं, या ना आपकी सेहत के लिए ठीक है, ना देश की सेहत के लिए और देश के विशेषांक के लिए भी यह सुखद नहीं है। आइए लौटते हैं किताबों की तरफ। और गीता प्रेस ये एक ऐसा विशेषांक है या ऐसा मानक है जहां अगर आप भी गोरखपुर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो एक बार आपको देखना चाहिए।